हमारे अब 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए थे, सेंटेंस, टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस एंड क्वेश्चन टैग। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मॉडल्स, मॉडल वर्ब्स या फिर इसको हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। जी क्वेश्चन टैग सारा पूरा हो गया था। हाँ हाँ, क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो गया था। इम्पैरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग करे थे, मॉडल्स पे करे थे हम लोगों ने। हो चुकी है, हो गई है वीडियो अपलोड। दो वीडियो तो अपलोड हुई थी। 2 वीडियो हुई थी, सेकंड और थर्ड क्लास रह गई थी ना अपलोड, अपलोडिंग के लिए। तो कल दोनों क्लासेस हो गई अपलोड, चेक करो आप लोग। ये जीएस में है, जीएस 26 में है। अच्छा, उसमें आप ऐड नहीं हो, और कौन कौन नहीं है जीएस में ऐड? आप द्रव्य में हो? आप कौन से बैच में हो? SKI, ओके। आप द्रव्य में हो। आपको मिल गई है वीडियोस? आप दोनों वीडियोस है, कभी देखनी पड़ जाए दोबारा से। बस आप रह गए हो, आप एक द्रव्य में करनी है और SKI में करनी है। और SKI का वैसे एक्सेस सबके पास है? SKI का एक्सेस सबके पास है, तो मैं SKI में ही कर दूंगी फिर अब से। ठीक है, आप लोगों के पास सबको मिल जाएगा फिर वो। देखो, मॉडल्स हमारे जो है, मॉडल्स वर्ब, उसको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। अब ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स आपको पता चल गया, जो एक टेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करती है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। और मॉडल्स आपके शेल, विल, कैन, मे, माइट, शुड, वुड, कुड, ये सब कुछ है। मस्ट, ऑट टू, यूज टू, ये सारे आपके मॉडल्स है। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं? ये हेल्पिंग वर्ब्स ही ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। सारे क्या होते हैं? एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स आ जाए, मॉडल्स वर्ब्स आ जाए, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स आ जाए। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो एक तरह से मेन वर्ब, जो टेंस, एक सेंटेंस के अंदर जो मेन वर्ब होती है ना, उसको सपोर्ट करती है एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, जो मेन वर्ब होगी उसको सपोर्ट करती है कौन? ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल्स वर्ब। ये लिख लो। जैसे बी वर्ब्स क्या है? जैसे आपकी है एम, आर, इज, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये आपकी है। और मेन वर्ब्स आपकी क्या है? डू, डज, प्ले, ठीक है, कुक, ये सारे आपके हो गई मेन वर्ब्स। और ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर हेल्पिंग वर्ब्स या फिर मोडाल्स वर्ब्स आपकी कैन, कुड, नीड, जो आपके सेंटेंस को क्या करती है? आपके टेंस को सपोर्ट करती है, ताकि आप उसको ताकि मेन वर्ब को सपोर्ट करती है, ताकि आप उसको इजीली एक्सप्रेस कर सको। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब आप लिखो अपनी कौन कौन सी आपकी वर्ब्स है। शेल, विल, कैन, शेल, शेल का पास्ट बन जाएगा शुड, विल का वुड, कैन का कुड। वो LR की अभी तक अपलोड नहीं हो गई है, कहाँ आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। आज हाँ, अभी करके आई हूँ जस्ट। हाँ, हो गई है, चेक आज करो। हुई ना अभी थोड़ी देर पहले। लिंक भेज दिया है, नोटिस बोर्ड पे चेक करो। मैम वो टेस्ट के फॉर्म में भेजा है ना, अपना टाइम भी होगा लिमिट। हाँ, उसका भी मैंने चेक नहीं करा, मैं खुद चेक कर लेती हूँ वो अभी। टेस्ट के नाम से आ रखा है तो फिर शायद वो टेस्ट के नाम से आ रहा है क्योंकि मैंने अपलोड नहीं करा है। अगर टाइम लिमिट नहीं भी होगी तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग टाइम लिमिट सेट कर लेना ना अपनी। स्टॉप वॉच तो सबके पास ही है। नहीं टाइम लिमिट है उसमें। है। अभी तो टेस्ट के उसमें आ गए मैम, हमें तो उसके हिसाब से चाहिए था। तो टेस्ट के लिए आपको क्वेश्चंस कितने सारे प्रैक्टिस के लिए करवा तो रखे नोटबुक्स में, बाकी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो सबके पास अवेलेबल होते हैं गूगल पे। प्रीवियस ईयर उसमें से निकालो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर इस टेस्ट में देखो आप कितने स्कोर कर पा रहे हो। 40 क्वेश्चंस का अप्रॉक्स ये टेस्ट है। इसमें आप देखो आपका स्कोर क्या बन रहा है, और फिर अपने आप को इवैल्यूएट करो। ये आपका वैलिड है मेरे लिए? क्या? कब तक वैलिड है? ये तो आप कितनी भी बार कर सकते हो, वरना एक अटेम्प्ट तो होता ही है। एक बट ही बार एक ही बार है, चेक कर लिया आपने? मैम कर नहीं सकते ना, वरना फिर वो जीरो काउंट हो हाँ, जाएगा भी। मैम कौन से में डाला है आपने? जीएस वाले में? जीएस
जीएस में भी है, द्रव्य में भी है, हाँ टेस्ट ही है। दोनों में है। द्रव्य में भी, द्रव्य में तो आया है, द्रव्य में नहीं किया क्या? आया है, द्रव्य में भी कह रहे हैं, आए हैं बेटा द्रव्य में तो। प्रिया मैम ने करा है। हाँ हाँ, वो लिंक ही तो है, वो लिंक ही तो, उसको लॉगिन करके प्रॉपर प्रिपेयर होके पहले नोट्स पढ़ लेना, सारे क्वेश्चंस अच्छे से जो उतने कराए हैं वो प्रैक्टिस कर लेना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, उससे बाहर नहीं है, ठीक है। हाँ वापस आते हैं इंग्लिश पे। शेल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, ये पास्ट टेंस में बन जाएंगे। शेल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, कैन, कुड, फिर ought to एंड यूज टू, ought to, used to एंड must। ठीक है। अब मॉडल्स वर्ब कहाँ यूज होती है? जब हमें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी होती है, इमोशन एक्सप्रेस करने हैं, इंटेंसिटी, एटीट्यूड, एडवाइस देनी है, किसी को रिक्वेस्ट करनी है, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अथॉरिटी, मतलब हमारे पास किसी चीज़ की अथॉरिटी, हम सामने वाले को ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, ऑब्लिगेशंस लगा रहे हैं, कंपल्सेशन है, विश है, कर्स है, वहाँ पर हम ये मॉडल्स वर्ब्स का यूज़ करते हैं। लिखना है तो मैं दोबारा रिपीट करूँ। वी वॉन्ट टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, इमोशंस, intensity, attitude, advice, request, possibility, authority, order, command, obligations, compulsions, wish and curse। और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे आप एक्सप्रेस कर सकते हो। wish and curse, ठीक है। ये होगी मॉडल्स वर्ब। अब होती है कुछ हम सेमी मॉडल्स वर्ब्स, जिसको हम मेन वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं और मॉडल वर्ब्स की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह भी उनको यूज़ करते हैं, जैसे नीड एंड डेयर। नीड और डेयर, इसको हम मेन वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर। डिपेंड करता है सेंटेंस किस टाइप का है हमारा। जैसे हमने क्वेश्चंस करे थे ना, जिसमें हैड जो था वो मेन वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब नहीं था। हमने कल कुछ क्वेश्चंस करे थे जिसमें हमने क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमने हैड जो था उसके अंदर कोई और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन थी। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन होती तो मेन वर्ब ही गिवन होती है बस, ठीक है। तो उस मेन वर्ब की हेल्प से हमने क्वेश्चन टैग फॉर्म किया था, क्वेश्चन बनाया था, ठीक है। तो नीड और डेयर एक ऐसी वर्ब्स है जिसको मेन वर्ब्स की तरह भी यूज कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी हम यूज करेंगे, ठीक है। अब कौन कौन से अब क्या क्या चीज़ जो होती है, कौन कौन से मॉडल्स वर्ब्स जो होते हैं वो किस किस के क्या क्या चीज़ एक्सप्रेस करते हैं। पहले लिखो शेल का। शेल जब हम यूज करते हैं जब हम किसी को, सामने वाले को ऑर्डर करते हैं, हमारे पास एक तरह से अथॉरिटी होती है किसी चीज़ की, ऑर्डर करते हैं, हमारे पास कोई अथॉरिटी है, ठीक है। विल का हम यूज़ करेंगे कोई सर्टेनिटी या डिटर्मिनेशन के लिए। कोई सर्टेनिटी है, हम डिटरमाइन करते हैं कि हमें ये काम करना है, आई विल डू दिस, ठीक है। डिटर्मिनेशन मैंने लिखवाया भी हुआ है पहले विल का तो, ठीक है। कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेक्स्ट लाइन में लिखो कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर कहीं पे कैन आता है सेंटेंस में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इट मीन्स कि वो जो एबिलिटी कैन जो करता है वो एबिलिटी को शो करता है, हमारी क्षमता को, हमारी स्ट्रेंथ को शो करता है कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच यू, तो मेरी एबिलिटी है कि मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। आई कैन टीच, अब कैन के साथ टीच आ गया, टीच इज द फर्स्ट फॉर्म, तो मेरी एबिलिटी प्रेजेंट में है कि मैं प्रेजेंट में तुम्हें पढ़ा सकती हूँ, मैं इतनी सक्षम हूँ, ठीक है। तो जो कैन होता है वो एबिलिटी को शो करता है, और जब कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो क्या शो करता है, एबिलिटी इन प्रेजेंट। मतलब कैन एबिलिटी का मतलब क्या हो गया, सकता हूँ या सकता है, मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। अगर आ जाए कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेंटेंस में आ जाए कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो एबिलिटी पास्ट की शो करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था शेल का शुड पास्ट हो गया, विल का वुड, कैन का कुड, ठीक है।
तो जो कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो एबिलिटी हमारी पास्ट में शो करेगा कि मैं ये काम कर सकता था, ठीक है। अब आता है, अगर आता है कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये है कि वो ये शो करता है कि अनफुलफिल्ड एक्शन इन पास्ट, मतलब मैं ये काम कर सकता था बट ये काम नहीं कर पाया, जो काम हो सकता था वो काम नहीं हो पाया। जैसे आप एग्जाम आपके पास में आ रहे तो आपको क्या लगता था, मैं पढ़ सकता था, पर आप नहीं पढ़ पाए ना, तो वो आपकी एबिलिटी दिखाता है, पास्ट में ही दिखाता है, लेकिन जो आपको काम पास्ट में करना था, जो एक्शन फुलफिल करने थे वो फुलफिल नहीं हुए, अनफुलफिल्ड एक्शन इन पास्ट, ठीक है। ये भी एबिलिटी शो करता है कि आप जो काम पास्ट में कर सकते थे वो आपने नहीं करे, ठीक है। जैसे आई कुड हैव टॉट हिम अ लेसन, मैं उसको एक लेसन पढ़ा सकता था, ठीक है। आई कुड हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता बना सकती थी, मैं नाश्ता बना सकता था, मेरे पास इतना टाइम था, मैं ये काम कर सकता था, मैं वहाँ जा सकता था, मैं पढ़ सकता था एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जो हम अनफुलफिल्ड एक्शन होंगे जो पास्ट में हमें करने चाहिए थे पर हमने नहीं करे, नहीं हो पाए कैसे भी, मतलब हमारे अंदर एबिलिटी है तो टाइम की वजह से नहीं हो पाए, कैसे भी नहीं हो पाए। अगर आ जाता है कुड यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमने रिक्वेस्ट इंपैरेटिव सेंटेंस के अंदर पढ़ा था, अगर कुड यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, वुड यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, विल यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, ठीक है, तो उसमें क्या है कि कुड यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है यूज, कि जब हम बहुत मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और जो मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट होगी वो तो या तो होगी हमारी प्रेजेंट में होगी, हम अभी कर रहे हैं वो, या फिर हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। या तो हम अभी कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, आपका भाई आपसे पानी मांग रहा है, बहुत ज्यादा पैरों में गिर के मांग रहा है, तो भी अभी प्रेजेंट के लिए मांग रहा है, और आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आपको फ्यूचर में, सपोज आप एग्जाम में चीटिंग करते हो पकड़े गए, और आप इस टाइम क्या रूल चल रहा है कि एग्जाम में चीटिंग करते पकड़े जाओगे तो 5 साल के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाओगे, कोई एग्जाम्स नहीं मिलेंगे करने को आपको, यही होता है ना। तो फ्यूचर को, अपने फ्यूचर को बचाने के लिए आप एक मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आपका फ्यूचर सेव हो जाए, कि आपको नेक्स्ट एग्जाम में बैठने दिया जाए, ठीक है। तो जो ये कुड यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर की रिक्वेस्ट के लिए यूज होती है, और मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट होती है इसमें। जैसे कुड यू हेल्प मी विद मनी, क्या तुम मेरे को पैसों से हेल्प कर सकते हो, ठीक है। फिर विल यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जब हम यूज करते हैं, विल यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं हम सिंपल रिक्वेस्ट करने के लिए, विल यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं हम सिंपल रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। विल यू बोरो विद दिस पेन, क्या तुम मुझे पेन उधार दे सकते हो, ठीक है। और वुड यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है, वुड यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए देते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट। और जो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे वो कुड यू से करे, चाहे विल यू से करे, या वुड यू से करे, वो सारी क्वेश्चन में ही कर सकते हैं हम रिक्वेस्ट, एक तरह से हम सामने वाले से पूछ ही तो रहे हैं और उसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी रिक्वेस्ट क्वेश्चंस में ही होती हैं। कुड यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, विल यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल रिक्वेस्ट के लिए, वुड यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, मोस्ट पोलाइट के लिए तो कुड यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। ये चीज समझ में आया कौन कौन से रिक्वेस्ट के लिए क्या क्या है। अब कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमें पता है कैन का पास्ट इक्विवेलेंट कौन है, कुड, है ना। तो कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है लेस पॉसिबिलिटी को भी दिखाता है, प्रेजेंट और फ्यूचर में काम के लिए, मतलब लेस पॉसिबिलिटी, जैसे यू कुड विन अ डायमंड रिंग, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे एडवर्टीजमेंट आती है, हमारे प्रोडक्ट्स खरीदो आपको कूपन मिलेगा, कूपन लकी विनर्स को डायमंड रिंग मिलेगी, स्मार्टफोन मिलेगा, आईफोन मिलेगा, ये आती है ना एडवर्टीजमेंट। जैसे क्रैक्स बचपन में खाते थे, या फिर और भी बहुत सारी चीज में कूपन निकलता था, इन कूपन को स्कैन करो आपको ये मौका जीतने का मौका मिलेगा, वो जीतने का मौका मिलेगा। तो उसकी कुड वहां पर भी यूज होता है जहां पर किसी चीज की पॉसिबिलिटी लेस होती है। जब आपको पता है, आपने सपोज कोई बीच में yippee का बहुत चला था, yippee मैगी का, कि yippee मैगी खरीदोगे उसमें कूपन्स निकलेंगे और आपको 20 या 25 कूपन्स इकट्ठे करने हैं, और जिसके पास सबसे पहले कम टाइम के अंदर हो जाएंगे और उसमें से एक नंबर मिल जाएगा, 25 कूपन्स में से एक नंबर मिल जाएगा, तो उसको आईफोन जीतने का मौका मिलेगा। तो उसकी पॉसिबिलिटीज हमें पता है कितनी होती है, ना के बराबर ही होती है। ऐसा तो अभी तक मैंने तो कुछ नहीं सुना ऐसा कि किसी कोई बंदा जीत गया है,
उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, ना के बराबर। जिसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, लेस पॉसिबिलिटी है, वहां पर भी हम कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और ये कैसे पता चलेगा, जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, कुड कहाँ कहाँ पे यूज होता है हमने वो चीज पढ़ ली, और सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें और चीज समझ में आएगी कि वहां पे कुड आएगा, कैन आएगा, क्या आएगा। जैसे पे एग्जाम्पल है, यूज माई प्रोडक्ट यू डैश विन अ डायमंड रिंग। कुड, मेरा प्रोडक्ट यूज करो, तुम्हें डायमंड रिंग मिल जाएगी। अब डायमंड रिंग मिल जाएगी तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, ना के बराबर ही, लेस पॉसिबिलिटी। तो लेस पॉसिबिलिटी कहाँ पे आती है, जहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी जहाँ पर आएगी वहां पे क्या लगेगा, कुड। इज इट क्लियर। जैसे यू डैश मेक दिल्ली पॉल्यूशन फ्री। कुड, क्योंकि यू दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, है ना। अब ऑड इवन का केस लगाया था, बहुत सारी केसेस लगाए थे दिल्ली के अंदर, लेकिन क्या हुआ, पॉल्यूशन पहुंचा। AQI डेली चेक करो, मॉडरेट तो बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। फरीदाबाद का ही कह रही हूँ, बाकी दिल्ली का तो कह भी नहीं। आपके वेदर, आपके डेली गूगल पे आता होगा, आपके पास शो होता होगा AQI, अभी भी 154 है। अभी कुछ दिनों से जब बरसात हो रही है तो थोड़ा नॉर्मल आया है AQI, बीच में 331, 341, 351, 381 तक पहुंच गया था फरीदाबाद का AQI। तो जिस चीज की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है वहां पर हम कुड का यूज करेंगे। ठीक है, अब कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें पता है, कुड क्या होता है, कैन का पास्ट इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, अब अगर मैं एग्जांपल दूं, ही सेड दैट ही कैन आंसर माय क्वेश्चन। तो इसके अंदर बताओ एरर कहां पर है, कैन की जगह क्या आएगा, कुड। कैन की जगह कुड क्यों आएगा, क्योंकि पहले ही बोल दिया ही सेड। ही सेड, अगर बोलता ही से तो कैन ही रहता, ही सेड आ गया, पास्ट आ गया। तो जब कैन, और जब ही कुड आंसर माय क्वेश्चन, तो ही सेड, उसने कहा कि वो मेरे क्वेश्चन का आंसर कर सकता था। और कैन किस लिए यूज होता है, प्रेजेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कुड। अब इसमें से बताओ मेरे को प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन से हैं। इस सेंटेंस में जो मैंने अभी आपको बोला, ही सेड दैट ही कैन आंसर, ही कुड आंसर माय क्वेश्चन। हाँ बताओ। ही सेड इज अ प्रिंसिपल क्लॉज, उसने कहा। दैट, प्रिंसिपल क्लॉज पहले आता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में आता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है, प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज बैक पीछे वाला होता है और उसके आगे हमें कुछ सफिक्स ऐड करना पड़ता है, मतलब सफिक्स में वो प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए जिससे वो सबऑर्डिनेट को क्लॉज को कॉम्प्लीमेंट करे और उसे कंप्लीट करे। यही चीज पढ़ी थी ना हमने। तो ही सेड, उसने कहा, प्रिंसिपल क्लॉज, दैट ही कुड आंसर माय क्वेश्चन। अब दैट आ गया तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया। अगर दैट नहीं आता तो ही कुड आंसर माय क्वेश्चन, ये बन जाता है एक प्रिंसिपल क्लॉज। समझ में आया। तो फिर एक बनता है कंपाउंड सेंटेंस, लेकिन अब एक प्रिंसिपल क्लॉज बन गया और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया, तो अब बन गया कौन सा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इज इट क्लियर। ध्यान रखना इस चीज का, प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा आगे रहेगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज पीछे रहेगा। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक जैसे ये वाली मैंने आपको स्टेटमेंट बोली है, एक सेंटेंस बोला, ही सेड दैट ही कैन आंसर माय क्वेश्चन, फाइंड द एरर इन द सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करना। अब यहाँ पे हो गया कुड वाला, कैन और कुड वाला टॉपिक खत्म। नेक्स्ट डालो शुड। शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट एक लाइन में लिखो शुड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड लाइन में लिखो और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो दोनों है ना, ये शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये दोनों प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए एडवाइस देने में यूज करते हैं हम इन दोनों को। शुड टू को भी यूज करते, शुड को भी यूज करते हैं और टू को भी यूज करते हैं। जब हम कोई चीज, जैसे तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें अभी से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें उस डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, वी आर गिविंग द एडवाइस।
ठीक है, तो एडवाइस हम प्रेजेंट में दे रहे हैं या फ्यूचर के लिए देंगे कि तुम्हें आगे, अभी तुमने ये वाला काम कर लिया, आगे जाके तुम्हें ये करना चाहिए ताकि तुम इस काम को कॉम्प्लीमेंट कर सको या कंप्लीट कर सको। ठीक है, तो ये शुड और ऑट टू यूज होते हैं एडवाइस देने के लिए, ठीक है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। और अब ऑट टू और शुड में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ऑट टू जो होता है वो मॉरल ऑब्लिगेशंस को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। ought to give more priority to moral obligations। moral obligations मतलब तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए, तुम्हें हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। ये moral obligations जो आपकी moral values सिखाता है आपको। ठीक है, should to हम normally एडवाइस दे सकते, should का यूज हम normally एडवाइस देने के लिए जब हम moral obligations के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो वहां पर हम ought to का यूज करेंगे। ठीक है, moral values आपकी जहां पे आ जाएंगी वहां पे हम ought to का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, you dash to serve your parents। ठीक है, you ought to serve your parents। you dash respect your parents, your elders। you ought to respect your elders, parents, teachers। ठीक है, जो आपको मॉरल ऑब्लिगेशन सिखाता है, बेसिक मॉरल वैल्यू सिखाता है, ought to वहां पे यूज होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड नेक्स्ट लाइन में ought to प्लस हैव, ought to have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ought to have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे could have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो पास्ट के अंदर जो अनफुलफिल्ड एक्शन हो, अनफुलफिल्ड एक्शन थे पास्ट के अंदर उसको शो करता था, वैसे ही शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ought to have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी हमारे पास्ट में जो हमारी अनफुलफिल्ड एडवाइस थी, क्योंकि इनका मतलब क्या होता है, ought to और should to का मतलब क्या था कि एडवाइस। ठीक है, could का मतलब क्या था कि जो हम कर सकते थे, हमारी एबिलिटी, जो हमारे पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शंस थे वो फुलफिल नहीं हो पाए हैं। इसके अंदर जो हमारी पास्ट की जो एडवाइस अनफुलफिल्ड रह गई हैं, ठीक है, जो मैं जैसे अब सोचते हैं सपोज कोई कहीं जा रहा है, बाय कार जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, और आपका मन पहले से कर रहा था कि वो उसको मैं मना कर दूं, वो ना जाए या कुछ भी हो। ठीक है, तो आप फिर जब उसके बाद एक्सीडेंट हो जाता है फिर आप ये सोचते हैं मुझे उसको मना कर देना चाहिए था उसी टाइम में जब मेरे मन में ये बात आई थी। तो वो एक अनफुलफिल्ड एक्शन था पास्ट का, एडवाइस देने का, जो आपने नहीं किया। तो वहां पे आपको शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है या ought to have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इज इट क्लियर? अब इसके एग्जाम्पल्स देखो, ought to का मतलब समझ में आ गया, यहाँ पे ought to वहीं पर लगेगा जहां आपको मॉरल ऑब्लिगेशंस के बारे में एडवाइस देनी चाहिए थी। ठीक है, जैसे अब यू शुड हैव डन योर होमवर्क ऑन टाइम, एग्जाम्पल है, यू शुड हैव डन योर होमवर्क ऑन टाइम, तुम्हें अपना होमवर्क टाइम पे कर लेना चाहिए था, ये मुझे उसको एडवाइस पहले ही दे देनी चाहिए थी जो नहीं हुई। मतलब अनफुलफिल्ड एक्शन था पास्ट का जो कंप्लीट नहीं हुआ। यू शुडंट हैव इंसल्टेड हिम इन द पार्टी। अब देखो ये एक मॉरल वैल्यूज भी आ गई एक तरह से, यू शुडंट हैव इंसल्टेड, तुम्हें सामने वाले को पार्टी में इंसल्ट नहीं करना चाहिए, दैट अगेंस्ट द मॉरल वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर हम शुड नॉट भी लगा सकते हैं और ought not to भी लगा सकते हैं। इसके अंदर हम दोनों, क्योंकि इसके अंदर एक तरह से हम सामने वाले को एडवाइस भी दे रहे हैं और एक तरह से कहीं ना कहीं ये मॉरल वैल्यूज भी है हमारी कि हमें किसी भी पर्सन को इन सबके सामने इंसल्ट करने का कोई राइट नहीं है। मॉरल ऑब्लिगेशंस को दे रखी है। अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह का आ जाए, यू डैश हैव इंसल्टेड हिम इन द पार्टी, यू डैश नॉट हैव, ठीक है, तो इसके अंदर आप आपके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड है, या तो आपके पास अगर शुड दे रखा है तो शुड यूज करोगे, अगर शुड और ought to दोनों दे रखा है तो आप ought to को प्रायोरिटी दोगे। इज इट क्लियर? यू शुड हैव सेलिब्रेटेड हर सक्सेस, तुम्हें उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहिए था। ठीक है, पास्ट में करना चाहिए था बट नहीं कर पाए। जैसे सपोज आप कल को जाके IAS ऑफिसर बन जाते हो सारे के सारे, ठीक है, और फिर आपको 2 साल बाद आपको किसी फ्रेंड आपको कोई फ्रेंड आपको वो करता है, इनवाइट करता है अपने IAS बन चुका है वो भी, और अपनी पार्टी में करता है, तो आपको सारे लोग क्या कहेंगे, तुम्हें भी पार्टी सेलिब्रेट करनी चाहिए थी, अपनी सक्सेस करनी चाहिए थी जो आपने नहीं करी है। अनफुलफिल्ड एक्शंस शो करेगा पास्ट के।
चाहे वो कुड हैव हो, चाहे वो शुड हैव हो, चाहे वो ऑट टू हैव हो, सारे वो अनफुलफिल्ड एक्शंस को शो करेगा पास्ट के। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट हेडिंग डालो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑफ मॉडल्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑफ मॉडल्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब समझ में आ गया कि एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब तो क्लियर है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स का मतलब, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम पहले बनाते थे कंजक्शन को यूज करके, प्रेपोजिशन को यूज करके, प्रेपोजिशन भी नहीं कंजक्शन को हम यूज करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते थे। अब हमें यहाँ पे मॉडल्स को यूज करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। अब पहला तो आता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। लिखो प्रिंसिपल क्लॉज प्लस लेस्ट LEST प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो भी आपका आगे रहेगा, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, व्हाटएवर इट इज। ये हम बना रहे हैं शुड वाला, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है शुड मॉडल्स के साथ हम लोग बनाएंगे जिसके अंदर, ठीक है, शुड के साथ बनाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे शुड लिखवाया है। अब आगे मे का पढ़ेंगे तो उसके अंदर मे के साथ बनाएंगे, माइट का पढ़ेंगे माइट के साथ बनाएंगे, कैन का भी ऐसी बनेगा, कुड का भी ऐसी बनेगा, राइट, ठीक है। तो इसके अंदर समझ में आ गया। अब देखो जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो आपका पॉजिटिव सेंटेंस भी हो सकता है, मतलब एफर्मेटिव हो सकता है जिसमें नेगेटिव इंटरोगेटिव सब आ जाएंगे। इंपैरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है आपका, ऑप्टेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हो सकता है, कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है प्रिंसिपल क्लॉज आपका, ठीक है। तो फर्स्ट आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। लेस्ट का मतलब है कि कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, ये है आपका लेस्ट का मीनिंग, ठीक है। और लेस्ट से लेकर आपको बाकी पीछे वाला जितना सेंटेंस है वो सारे आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज में आएगा, ठीक है। जैसे अब मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, ध्यान से चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। ध्यान से चलो, वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो प्रिंसिपल क्लॉज बन गया वॉक केयरफुली। कहीं ऐसा ना हो कि का मतलब क्या है, लेस्ट यू शुड फॉल। ध्यान से चलो कहीं तुम गिर ना जाओ, तो यू शुड, कहीं तुम गिर ना जाओ का मतलब क्या, तुम एडवाइज ही तो कर रहे हो, है ना। वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो, तुम एडवाइज कर रहे हो, तो सेंटेंस पढ़ के भी समझ में आ रहा है जब एडवाइज हो रही है तो शुड का यूज होगा, ठीक है। और कोई मॉरल ऑब्लिगेशंस इसके अंदर नहीं आ रहे तो हम ऑट टू का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, मैं बोल के समझा रही हूँ, लिखवाऊं, आ रहा है सबको, कोई डाउट? फिर नेक्स्ट सेंटेंस, शोर मत मचाओ कहीं ऐसा ना हो जाए कि बच्चा उठ जाए। डोंट मेक अ नॉइज, या डोंट, चिल्लाना होता है शाउट, शोर मत मचाओ, मैंने कहा चिल्लाओ नहीं। डोंट मेक अ नॉइज लेस्ट द चाइल्ड शुड वेक अप, ठीक है। एडवाइस तो दे रहे हैं हम सामने वाले को। डोंट टेल अ लाई लेस्ट द टीचर शुड पनिश यू, झूठ मत बोलो ऐसा ना हो कि टीचर तुम्हें पनिश कर दे, ठीक है। अब इस वाले सेंटेंस का पैसिव बनाना, डोंट टेल अ लाई लेस्ट द टीचर शुड पनिश यू, ये तीनों का ही बना दो पैसिव। जो 3 सेंटेंस लिखवाए ना मैंने, तीनों का ही पैसिव फॉर्म बनाना जरा। लेस्ट द टीचर शुड पनिश यू,
उसमें बाद में धमकी भी दी जा रही है ना, लेस द टीचर शुड पनिश यू। डोंट टेल अ लाई लेस्ट यू शुड बी पनिश्ड बाय द टीचर, क्योंकि डोंट टेल अ लाई ये एक स्टेटमेंट है, झूठ नहीं बोलना। तो ये तो फैक्ट है ना, फैक्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे यू नो मी, है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो डोंट टेल अ लाई लेस्ट, लेस्ट के बाद से अब सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर चेंज करेंगे, यू शुड बी पनिश्ड बाय द टीचर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस जो डोंट मेक अ नॉइस वाला है उसका बनाना। जल्दी बनाओ, इतना टाइम नहीं है। डोंट मेक अ नॉइस लेस्ट यू शेल क्यों होगा, डोंट मेक अ नॉइस ये कोई वो नहीं है, ट्रुथ नहीं है। अदरवाइज लेस्ट, अदरवाइज या कुछ भी यूज कर सकते हो आप लोग। अदरवाइज अ चाइल्ड शुड बी वेकअप बाय यू। ठीक है, जिम या तो जो है डोंट मेक अ नॉइस ऐसे नहीं है। क्यों, डोंट टेल अ लाई, ये तो है कि कभी झूठ मत बोलो। ये तो एक फैक्ट है ना कि नहीं बोलना चाहिए, तो मॉरल ऑब्लिगेशन से डोंट मेक अ नॉइज ये कहाँ है। मैम जो आपने सेंटेंस दिया था आई नो हर, इसको पैसिव में नहीं चेंज कर सकते, बट ऐसे लिख सकते हैं ना, आई एम नोन बाय हर। हाँ, यही तो कराया था मैंने, कल कराया था मैंने डिस्कस, आई एम नोन बाय हर। मैंने क्वेश्चंस देखे थे, उनके सॉल्यूशंस मुझे पता नहीं थे। अच्छा, नहीं मैंने कल डिस्कस करा दिए थे क्लास के अंदर, वीडियोस में आप देख लोगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट आ जाओ मे और माइट वाले कंसेप्ट पे। शुड वाला समझ में आया, कुड वाला समझ में आया। सिंपल है, अगर इसको बाद में हम जनरलाइज करेंगे लास्ट में तो एक ही वो निकलेगा, लास्ट में जनरलाइज भी करेंगे इस टॉपिक को हम लोग। हमने कल क्वेश्चन टैग वाला भी जनरलाइज नहीं करा था ना शायद, कल नहीं करा था ना, वैसे कुछ खास था नहीं उसमें, छोटा सा ही था टॉपिक। चलो, मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मे का मतलब क्या होता है, शायद, पॉसिबिलिटी शो करता है। रिक्वेस्ट लेने पे काम आता है। मे रिक्वेस्ट करने के लिए काम आता है। पॉसिबिलिटी है तभी तो आप पूछ रहे हो। रिक्वेस्ट भी होती है बट कुछ पर्टिकुलर केसेस के अंदर। माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो शायद ही को बताती है जिसके अंदर पॉसिबिलिटी कम होती है। माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर पॉसिबिलिटी कम होती है और जो मे होता है उसके अंदर पॉसिबिलिटी होती है, और दोनों ही प्रेजेंट और फ्यूचर केसेस में यूज किए जाते हैं। अब देखो, द स्काई इज ओवरकास्ट, इट डैश रेन टूडे। में क्यों पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि स्काई ओवरकास्ट मतलब बादल घिरे हुए हैं आसमान में, तो शायद आज बारिश हो, तो यहाँ पे मे आ गया। अगर अब मैं बोलूं इट इज अ सनी डे, इट डैश रेन टूडे, माइट, जिसमें पॉसिबिलिटी आज धूप निकल रही है, शायद आज बारिश, शायद ही बारिश आएगी आज, तो माइट यूज करेंगे। जब कॉमन सी बात है, जब धूप निकल रही है तो बारिश का तो बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी हो जाएगी, और जब बादल छा रहे हैं तो बारिश की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी माइट से। माइट।
हाँ जी, हम कहाँ पे थे? मे और माइट पे. यू डैश आंसर बैक योर एल्डर्स. यू डैश आंसर बैक योर एल्डर्स. लिखो मत, सिर्फ बताओ मेरे को आंसर सेंटेंस सुनकर. इसका मतलब क्या है? यू नॉट तो आया ही नहीं ना. यू डैश आंसर बैक योर एल्डर्स. मॉरल वाले में आ गया ना फिर, मतलब मॉरल इफेक्ट होता है ना, तो फिर तो ऑट टू आएगा. नॉट आएगा ना फिर उसमें। और माइट है नॉट आएगा तो और आएगा. तो मैडम मे और माइट पढ़ रहे हैं ना अभी. तो माइट आएगा ना इसमें, क्योंकि आप अपने एल्डर्स के पीछे से उनकी बुराई करते हो या उनकी बातें करते हो, वो तो उसके पॉसिबिलिटीज चांस कम है ना. लेस पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? ना के बराबर. तो उसमें नॉट लगाने की तो जरूरत है ही नहीं ना. मैम इसमें कैसे डिसाइड करेंगे प्रोबेबिलिटी कम है ज़्यादा है? देखो, सेंटेंस आपके कुछ मॉरल वैल्यूज के ऊपर भी डिपेंड करता है. अगर इसके अंदर आया ऑट टू का मतलब है हमें वो चीज़ करनी चाहिए. मॉरल हमारी वैल्यूज शो करती है वो चीज़. बट माइट हमें, जो मैंने सेंटेंस क्या बोल रखा है, यू डैश आंसर बैक योर एल्डर्स. अपने बड़ों के पीठ पीछे उनकी बुराई करना या उनकी बातें करना, दैट इज नॉट अ गुड मैनर्स. ठीक है, वो एक मॉरल वैल्यूज के साथ नहीं है, उसके अगेंस्ट में है. तो ऑट टू तो नहीं आएगा, क्योंकि मॉरल वैल्यूज को सपोर्ट करता है कौन? ऑट टू. अगर होता नॉट तो हम फिर भी ऑट टू को एक ऑप्शन रख सकते थे. लेकिन जब नॉट नहीं है तो माइट को यूज करेंगे, क्योंकि माइट क्या शो करता है? लेस पॉसिबिलिटी की. इसकी पॉसिबिलिटी कम है कि आप लोग अपने पीछे, उनकी पीठ के पीछे उनकी बुराइयां करते होंगे. ठीक है, समझ में आया? यू डैश वेस्ट टाइम एंड मनी. माइट वेस्ट. ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आप, मतलब अब मेरे अकॉर्डिंग तो आप लोग ये ना कि जब आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हो तो आप लोग टाइम और मनी कम वेस्ट करते होंगे एज अ सीरियस कैंडिडेट्स. ठीक है, अब आप लोगों को पता है आप क्या वेस्ट करते हो, क्या वेस्ट नहीं करते हो. ठीक है, अब माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो अनफुलफिल्ड एक्शन ही शो करेगा पास्ट के अंदर, पर इसके अंदर पॉसिबिलिटी को शो करेगा. जैसे शायद करना, जैसे आई माइट हैव फॉरगिवन हिम. मुझे शायद उसे माफ कर देना चाहिए था. ठीक है, मुझे शायद उसे माफ करना चाहिए था. समझ में आया? जो आपको काम करना चाहिए था, मतलब चाहे वो कुड हैव हो, चाहे वो शुड हैव हो, चाहे वो ऑट टू हैव हो, चाहे वो माइट हैव हो, सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है. और वो ये सारी जो हैव वाली चीज है वो आपके पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शंस को दिखा रही, कि जो आपको पास्ट में जो काम करना चाहिए था वो आप लोगों ने नहीं करा है. जैसे आई माइट हैव फॉरगिवन हिम, मुझे शायद उसे माफ करना चाहिए था. ठीक है, शी माइट हैव एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन, उसे मेरा इन्विटेशन एक्सेप्टेड करना चाहिए था. ठीक है, दे माइट हैव चीटेड इन द एग्जाम, शायद उन्होंने एग्जाम में चीटिंग करी थी. समझ में आया? क्लियर? माइट आ गया तो पास्ट में ही चलेगा. देखो, अब पास्ट इक्विवेलेंट आ जाए तो शेल का शुड, कैन का कुड, पास्ट इक्विवेलेंट, ये भी ध्यान रखना. जैसे पार्टिसिपल और टेंस में कंफ्यूज हुए थे ना, वैसे इसमें मत होना. पास्ट इक्विवेलेंट आए, शेल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड और मे का माइट. इज इट क्लियर? अब माइट के, मे के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑफ मे. प्रिंसिपल क्लॉज. अब मे वाले के अंदर आता है सो दैट, शुड वाले के अंदर आता है लेस्ट. ठीक है, और प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सो दैट का मतलब है ताकि, प्लस सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. एक तो सो दैट आता है और दूसरा आता है इसके अंदर इन ऑर्डर दैट. ऑब्लिक करके लिख लो, सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट. ये जो इन ऑर्डर दैट वाला है ना, वो एक पर्पस शो करता है.
रिकॉर्डिंग तो चलती है ना आई थिंक, या नहीं चलती है? चलती है। वीडियो मतलब वॉइस रिकॉर्ड होती है कंप्लीट? एक बार जूम लिंक खोल के देखो। हो तो जाएगा, बट अब इसका मैं यूज़ नहीं है ना, फिर पता चले सारी लाइट्स बंद हो जाए। अभी हम इसका यूज़ कर नहीं रहे हैं ना। कंप्यूटर चल तो रहा है, बट नेट का भी तो देखना पड़ेगा, नेट बंद ना हो गया हो। आवाज़ आ रही है क्लास में? ठीक है, वाईफाई चल रहा है। चला के देखें, ये बस सब बंद हो जाए इससे अच्छा। वैसे भी हमारा काम नहीं है अभी बोर्ड का। हाँ जी, तो सो दैट और इन ऑर्डर दैट, तो इन ऑर्डर वाला जो वो है, इन ऑर्डर वाला मतलब पर्पस शो करता है कि हमारा उस काम को करने का पर्पस क्या है। ठीक है, इन ऑर्डर दैट। जैसे एग्जाम्पल है, यू वर्क हार्ड सो दैट यू मे बिकम एन IPS ऑफिसर। यू वर्क हार्ड, तुम मेहनत करोगे, यू वर्क हार्ड प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। सो दैट, ताकि तुम क्या बन जाओ, IAS ऑफिसर बन जाओ। दैट यू मे बिकम अ IPS ऑफिसर। हम सामने वाले को विश करते हैं, कर्स करते हैं कि शायद कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, या तुम ये बन जाओ या वो बन जाओ। ठीक है, तो सो दैट यू मे बिकम एन IPS ऑफिसर, तो ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, और यू वर्क हार्ड हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज। ही रैन फास्ट इन ऑर्डर दैट ही माइट विन द रेस। इन ऑर्डर दैट ना माइट के साथ आएगा। इन ऑर्डर दैट मतलब सो दैट के अंदर मे और माइट दोनों आ सकते हैं, इन ऑर्डर दैट के अंदर भी मे और माइट दोनों आएंगे। वो डिपेंड करता है आपका सेंटेंस किस उसमें है, टेंस में है, राइट। ठीक है, दोनों में मे, और मैंने सिर्फ मे लिखवाया, मे और माइट दोनों कर लो। दोनों में इन ऑर्डर दैट के साथ भी मे माइट आ सकता है, और सो दैट के साथ भी मे और माइट में से कुछ भी आ सकता है। जैसे ही रैन फास्ट, ही रैन फास्ट का मतलब क्या हो गया, सेकंड फॉर्म आ गई, रन रैन रन, रैन सेकंड फॉर्म आ गई। इन ऑर्डर दैट ही माइट विन द रेस, तो जब सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कैसा रहेगा, पास्ट में ही रहेगा। हमने यही चीज पढ़ी थी, अगर प्रिंसिपल क्लॉज किस में है, पास्ट में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में रहेगा, पास्ट में। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस याद आ गए। ठीक है, ही टोल्ड अ लाई सो दैट ही माइट एस्केप पनिशमेंट, वो झूठ बोलेगा शायद, वो झूठ बोला, उसने झूठ बोला ताकि वो पनिशमेंट से बच जाए। ठीक है, ही टोल्ड अ लाई, उसने झूठ बोला ताकि वो, सो दैट का मतलब क्या है, ताकि वो पनिशमेंट से बच जाए। तो टोल्ड आ गया तो माइट आएगा। सेंटेंस पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप मतलब सेंटेंस ये है कि अगर मॉडल्स वाले दे दिए गए और आपको ऑप्शन दे दिया गया, सेंटेंस तो पढ़ के समझ में आ जाएगा। अब उसमें मे आएगा, माइट आएगा, शुड आएगा, शैल आएगा, विल आएगा, वुड आएगा, कैन आएगा, कुड आएगा। वो डिपेंड करता है आपके प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर। प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट में है तो वो भी किस में आएगा, पास्ट में। वो प्रेजेंट में है तो फ्यूचर में। ठीक है, लेकिन इसका फ्यूचर वही है, वुड ही है एक तरह से। ठीक है, विल का वुड ही रहेगा। डन। अब एस्केप का मतलब क्या होता है, और एस्केप टू का मतलब क्या होता है? एस्केप का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी से भाग रहे लेकिन हमारे पीछे कोई भाग नहीं रहा। ठीक है, मतलब जब हम किसी से किसकी गिरफ्त से जब हम एस्केप का मतलब क्या होता है, जब हम किसी की गिरफ्त से भाग रहे और हमारे पीछे कोई लोग भाग रहे, जैसे हम पुलिस की गिरफ्त से भाग रहे तो हमारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। ठीक है, और एस्केप टू का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज से भाग तो रहे हैं बट वो चीज हमारे पीछे नहीं भाग रही है। जैसे हम आग से बच के भाग रहे हैं तो आग हमारे पीछे थोड़ी ना भाग रही है। तो एस्केप और एस्केप टू में ये डिफरेंस है। एस्केप का मतलब है जब हम कहीं से भाग रहे हैं और हमारे पीछे कोई भाग रहा है, हम किसी की गिरफ्त से भाग रहे हैं, एक तरह से देखा हमें अरेस्ट कर लिया गया और हम उससे बचकर भाग रहे हैं। और एस्केप टू का मतलब क्या हो गया कि हम भाग तो रहे हैं लेकिन हमारे पीछे वो चीज नहीं भाग रही है। जैसे हम फायर से डर के भाग रहे हैं, एक्सीडेंट से डर के भाग रहे हैं, डेथ से डर के भाग रहे हैं, या पनिशमेंट से डर के भाग रहे हैं। ऐसे अब आप आपको सपोज करो आज मिलने पनिशमेंट,
आप लोग पनिशमेंट से डर के भागोगे, पनिशमेंट आपके पीछे पीछे थोड़ी ना भागेगी। समझ में आया? तो एस्केप और एस्केप टू का डिफरेंस ये होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ में आ गया मे और माइट का। अब आते हैं विश और कर्स। विश और कर्स ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं और ऑप्टेटिव अभी बताया ना, ही टोल्ड अ लाई सो दैट ही माइट एस्केप पनिशमेंट, एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है विश और कर्स। विश और कर्स हमें पता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि किसी को विश करते, किसी को दुआ या बदुआ दे रहे तो हम उसके लिए मे का यूज करते, तो मे का यूज हमें वहां पे भी करते हैं। जैसे मे यू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर, मे यू बिकम अ गुड पर्सन, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू सेलिब्रेट योर सक्सेस पार्टी। ठीक है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, विश कर रहे हो। और जब आप लोग छोटे होंगे, स्कूल में जाते होंगे, तो कभी ऐसा लगता था कि यार आज बॉम्ब गिर जाए स्कूल में और छुट्टी हो जाए, आतंकवादी आ जाए स्कूल में छुट्टी हो जाए, इस तरह का होता होगा। आई थिंक सभी बच्चों के माइंड में थॉट्स आते हैं। फिर क्या आया था कि स्कूल में आग लग जाए या सुबह बारिश हो जाए पानी भर जाए, स्कूल डूब जाए, है ना। तो जैसे हम उसके लिए भी कर्स करते हैं, मे ही मेट विद एन एक्सीडेंट ऑन द ईव ऑफ एग्जामिनेशन। जिस दिन स्पेशली एग्जाम होते हैं, बारिश बहुत जोर से आ जाए, एग्जाम कैंसिल हो जाए, स्पेशली मैथ्स का एग्जाम जब हो या साइंस का एग्जाम हो जो नहीं पढ़ा हो, या कुछ कुछ बच्चों को तो एसएसटी भी नहीं पसंद होती थी स्कूल टाइम पे, वो भी करते थे ना कि बरसात आ जाए, आज टेस्ट है क्लास का, आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, मुझे सुबह बुखार चढ़ जाए, मम्मी छुट्टी करा दे। समझ में आया? ये हो गया मे वाला। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम मे को यूज करते ही करते हैं। मे का यूज समझ में आ गया कहाँ कहाँ होता है। अब आते हैं यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज टू जब हम तभी यूज करते हैं जब हमारे पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता है, ओनली वन सब्जेक्ट। वी यूज टू इफ हैविंग ओनली वन सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट अगर है तो तभी हम क्या यूज करेंगे, यूज टू यूज करेंगे। मतलब प्रिंसिपल क्लॉज का और सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए। अभी तक हमने जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़े हैं उसमें हमने क्या देखा है कि प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट अलग है और सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट अलग है। अब हमें वो यूज टू हमारा वहां यूज होगा जहां पे हम दोनों का सब्जेक्ट क्या होगा, एक होगा। जैसे क्या होगा, सब्जेक्ट आता है प्रिंसिपल क्लॉज में, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वॉज, वर, गॉट, बिकम, जो भी है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कह लो उसको। ठीक है, प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। और ये जो यूज टू होता है वो हमारी पास्ट हैबिट को शो करने के लिए होता है। जैसे आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये हमारी पास्ट हैबिट है। आप बाद में तो बताओगे, जब आप सुबह जल्दी उठ रहे हो तो आप 10-15 दिन से, 20 दिन से, 25 दिन से सुबह जल्दी उठ रहे हो, तभी तो बोलोगे ना आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर? जैसे ही यूज टू ट्रैवल बाय बस। हाँ, मतलब जो नॉर्मली जो चीज करते हुए आ रहे हैं ना हम लोग, हम इस चीज के यूज टू हो चुके हैं। जैसे मैं पढ़ाने के यूज टू हो चुकी हूँ, आप लोग पढ़ने के यूज टू हो चुके हो। समझ में आया? आपके पेरेंट्स, आपकी मम्मा घर के कामों से यूज टू हो चुकी हैं। ठीक है, तो ही यूज टू ट्रैवल बाय बस, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही वॉज यूज टू ट्रैवलिंग बाय बस। ठीक है, क्योंकि यूज टू इज यूज टू शो पास्ट हैबिट्स, तो उसके अंदर हम वॉज भी यूज कर सकते हैं कि जो पास्ट हैबिट से अभी तक चलता हुआ आ रहा है, पास्ट से अभी तक कॉन्टिन्यूस में है, इसलिए हम कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे इसके अंदर। ही वॉज यूज टू ट्रैवलिंग बाय बस। हाँ, हाँ, आईएनजी है ना। यूज टू हमारी प्रीवियस हैबिट्स को, पास्ट हैबिट्स को शो करता है।
यूज टू हमारी पास्ट हैबिट्स को शो करता है। ही यूज टू सिंग द ओल्ड सॉन्ग, जैसे हमारे घर पेरेंट्स को पसंद होता है, मम्मी को पापा को पुराने गाने सुनना पसंद है, और आजकल तो नई जनरेशन भी सुन रही है बहुत। सुनता है वैसे कोई या पुराने गाने? आपको लगता है गाने सुनने का टाइम मिलता है? नहीं, मैंने देखा है काफ़ी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, वो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए सॉन्ग सुनते हैं, बट सॉन्ग्स नहीं सुनने चाहिए क्योंकि वो हमारे माइंड पे कंट्रोल करते हैं। एक रिसर्च ने बताया भी है, जब हम म्यूज़िक सुनते हैं तो जिस टाइप का म्यूज़िक हम सुनते हैं उस टाइप की एनर्जी हमारे अंदर फील होती है। लाइक हम फास्ट म्यूजिक सुन रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस करते हैं, जब हम सैड सॉन्ग सुन रहे हैं या स्लो सॉन्ग सुन रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम सैड फील करते हैं, स्लो फील करते हैं। तो क्यों हमारे माइंड को क्या करती है, कंट्रोल करती है, हमारी माइंड की वेव्स को अपने अंदर अंडर कंट्रोल रखती है, फिर हम बहुत देर तक होश में ही नहीं आ पाते हैं। कोई कहता है म्यूजिक थेरेपी है, बट वो हमारे कहीं ना कहीं माइंड को कंट्रोल कर रही है, और जब हम अपना माइंड पे कंट्रोल खोने लगते तो हमारा पढ़ाई पे कंट्रोल नहीं रहता, हमारा कंसंट्रेशन पावर नहीं बैठ पाता। बट वो बच्चे कर पाते जो म्यूजिक के साथ साथ पढ़ भी लेते हैं। कुछ ऐसे भी है, सामने कुछ भी चल रहा हो, म्यूजिक चल रहा हो, टीवी चल रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, कंसंट्रेशन पावर होती है आप लोग के अंदर। ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं कर सकते हो, ट्राई करो, हो जाती है सब ट्राई हो सब। नहीं, मैं खुद ट्राई करके बैठी हूँ उस चीज को, मैं एक्सपीरियंस किया। वो पता क्यों होता है, एक तो हो सकता है कि आप जो लैंग्वेज पढ़ रहे हो वो लैंग्वेज थोड़ी टफ है जिसमें आपको पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, इस टाइप ये होता है एक रीजन, वरना ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो, ही यूज नॉट टू ट्रेवल बाय बस, नॉट लग जाएगा, यूज और टू के बीच में नॉट लगेगा। अगर नेगेटिव आ रहा है तो यूज को और नॉट के बीच, टू के बीच में नॉट लगेगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन बनाना है तो यूज्ड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद टू आएगा। ठीक है, अगर हमें बनाना है, अगर हमारा एफर्मेटिव है तो यूज्ड टू करेंगे, नेगेटिव बनाना है तो यूज्ड नॉट टू, इंटरोगेटिव बनाना है तो यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू। ठीक है, नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है तो नहीं, नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए, हाँ, नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट टू। ठीक है, और ये तो तब है जब हमारे पास मेन वर्ब यूज टू ही है। अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दे दी जाए, सपोज जैसे वॉज, वर, या कोई और वर्ब दे दी जाए, गॉट दे दी जाए, डिपेंड दे दी जाए, कुछ भी EXYZ कोई सी भी वर्ब दे दी जाती है तो वो पहले आ जाएगी। स्पेशली हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, मतलब मेनली मोस्ट फोकस रहेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब के ऊपर, तो हेल्पिंग वर्ब यूज की जगह हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इंटरोगेटिव के अंदर। वॉज ही यूज टू नॉट ट्रैवलिंग बाय बस, ही वॉज यूज टू ट्रैवलिंग बाय बस, ये सेंटेंस हमने पढ़ा था। ही वॉज यूज टू ट्रैवलिंग बाय बस। ठीक है, इसमें वॉज ही यूज टू ट्रैवलिंग बाय बस। इज इट क्लियर? और अगर वॉज, और अगर आ जाए नेगेटिव में बनाना है, नेगेटिव इंटरोगेटिव में, वॉज ही नॉट यूज टू, ठीक है, ट्रैवलिंग बाय बस। इसमें वॉज, वर और डिड का यूज होगा क्योंकि ये पास्ट एक्शंस को दिखाता है, यूज टू। इसके अंदर जो यूज होंगे ना, सेंटेंस अगर आपको बोला जाएगा यूज द हेल्पिंग वर्ब्स, तो इसके अंदर वॉज, वर और डिड, ये ही तीन वर्ब्स यूज, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, इसके अलावा कोई और नहीं होगी यूज। ये एक तरह से आपकी मेन वर्ब में आ जाएगा, ये वाला गॉट, इंडिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेड, ये सारे आपके आ जाएगी उसमें। डन?
ये हो गया हमारा यूज टू वाला टॉपिक। यूज टू वाला समझ में आ गया। सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। सब्जेक्ट के बाद अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी तो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा यूज टू। ठीक है, जैसे ही डिडंट गेट यूज्ड टू स्मोकिंग, ही डिडंट हेल्पिंग वर्ब होगी डिडंट, और गेट हो गई वर्ब मेन वर्ब, और यूज टू हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गई। नहीं आया समझ? He didn't get used to smoking. वो स्मोकिंग के यूज टू नहीं है, वो डेली स्मोक नहीं करता है, मतलब वो स्मोक रेगुलरली वो नहीं है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब्स, या फिर इसको मॉडल वर्ब भी कहते हैं, और व्हाट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का आंसर दे रहा है ना, he used to he didn't get used to for what smoking। ठीक है, what का आंसर देगा तो ऑब्जेक्ट। क्लियर, समझ में आया है? इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट हो गया यूज टू हो गया हमारा। यूज टू क्लियर हो गया सबको, पास्ट हैबिट्स को शो करता है, बट इसके अंदर इसके फॉर्मेट का थोड़ा सा ध्यान रखना कि फॉर्मेट कैसे हो। नहीं समझ में आया, कंफ्यूजन है तो दोबारा बता दूंगी। पहले सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब गिवन है तो मेन वर्ब आएगी, नहीं गिवन है तो डायरेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब ही आएगी। इज इट क्लियर? और ऑक्सिलरी वर्ब ही सिर्फ गिवन है तो वही क्वेश्चन बनाएगी। ठीक है, और अगर नहीं और मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो वो आगे चली जाएगी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट है मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके अंदर हम फोर्सफुली एडवाइस देते हैं। इसके अंदर हम क्या देते हैं? फोर्सफुल एडवाइस देते हैं। फोर्सफुली एडवाइस देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशंस, ऑर्डर्स देते हैं। मतलब फोर्सफुली जो चीज़ दिखाते हैं। एडवाइस तो हम शुड के थ्रू भी दे रहे हैं कि हम जैसे एडवाइस देके छोड़ दिया, तुम्हारा काम है मानो या ना मानो। ठीक है, जैसे यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमने एडवाइस देके, देखो सामने वाला पर्सन क्या है, तुम्हें एडवाइस देके छोड़ देगा, बट अगर तुम्हारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो अगर वो तुम्हारे टीचर्स हैं तो वो तुम्हें एक मॉरल ऑब्लिगेशन सिखाएंगे, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है, मतलब प्रायोरिटी किस पे देंगे कि मॉरल वैल्यू सीखो। राइट, अब हम जब किसी को फोर्सफुली वो दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, यू मस्ट कम विद योर पेरेंट्स टुमारो। ठीक है, टुमारो यू मस्ट कम विद योर पेरेंट्स। जैसे मैंने तुम्हें फोर्सफुली बोल दिया है, ऑर्डर कर दिया है फोर्सफुली ही कि कल तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल आना है, ट्यूशन आना है, कोचिंग आना है, तो मैंने तुम्हें फोर्सफुली बोला है तुम कल बिना पेरेंट्स के नहीं आ सकते। तुम्हारे पास ना का चांस क्या है? बिल्कुल 0.1% है। या तो तुम कल खुद भी मत आओ, और अगर आओगे तो पेरेंट्स को साथ लेकर आना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम एडवाइस दे सकते हैं फोर्सफुली, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं सामने वाले को, नेसेसिटी हमारी जो बिल्कुल ज़रूरत है कि उसके बिना काम बिल्कुल भी नहीं चल सकता, ऑब्लिगेशंस, ऑर्डर। अब जैसे मैं फोर्सफुली बोलूँ यू मस्ट नॉट एसोसिएट विद बैड पीपल्स, अब जैसे बीइंग अ टीचर मैं तुम्हें यही एडवाइस करूंगी ना, या मैं फोर्सफुली तुम्हें ये एडवाइस करूंगी कि तुम्हें बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। यू मस्ट नॉट एसोसिएट, मतलब ऐसे लोगों के साथ दोस्ती भी नहीं रखनी चाहिए, मतलब उठना बैठना भी नहीं होना चाहिए। यू मस्ट नॉट एसोसिएट विद बैड पीपल्स। तो ये फोर्सफुल एडवाइस दे रही हूँ मैं आप लोगों को। जहां पे फोर्सफुल एडवाइस है वहां पर मस्ट का ही यूज होगा। शुड का यूज वहां होगा जहां आप नॉर्मल एडवाइस देके छोड़ रहे हो चीजों को। ठीक है, जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए,
तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलकर आना चाहिए। एक नॉर्मली जो एक बात करने की टोन होती है उससे भी समझ में आ जाता है। आपके पास सेंटेंस में आपको जो सेंटेंस जिस टोन में दे रखा होगा या जिस कंटेक्स्ट में दे रखा होगा वो क्लियरली उसमें क्लियर वो होगा, एक्सप्रेस किया गया होगा। अब उसके अंदर आपको ऑप्शन चूज करना है। अब ऑप्शन पता क्या आते हैं, ought to, must, should या फिर might या may। चारों ऑप्शन, क्योंकि चारों में देखा जाए डिफरेंस क्या है, बिल्कुल मिनिमल सा डिफरेंस है। तो यहां पर आपको प्रैक्टिस करनी है। समझ में आया? अभी तो मैं बिल्कुल अलग अलग समझा रही हूँ इसलिए समझ में आ रही है। जब एक्सरसाइज करेंगे ना तब समझ में आएगा, सब ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो यू मस्ट नॉट एसोसिएट विद बैड पीपल, फोर्सफुल एडवाइस हो गई यहाँ पे। कैंडिडेट मस्ट आंसर्स ऑल द क्वेश्चंस, ये इंस्ट्रक्शन होती है जो एग्जाम में भी आपको गिवन होती है कि कैंडिडेट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चन। या फिर अगर कोई कॉलेज का एग्जाम है तो उसके अंदर 8 क्वेश्चंस आया है तो आपको 5 क्वेश्चन सपोज अटेम्प्ट करने हैं, तो कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन आ गई। फिर अ पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ये नेसेसिटी है, ज़रूरत है पेशेंट की कि अगर वो दवाई टाइम पे लेगा तो ही आगे चल पाएगा, वरना क्या होगा, वही होगा। अ पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ये ज़रूरी, टाइम की ज़रूरत है, उसके शरीर की ज़रूरत है। ठीक है, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, हम ऑब्लिगेशंस लगा रहे हैं कि यू मस्ट, कि तुम्हें अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर, यू मस्ट फिनिश दिस लेसन बाय इवनिंग टुडे, आज शाम तक तुम्हें ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ऑर्डर दिया जा रहा है। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी हमारे पास्ट एजम्पशंस को दिखाता है। ये पास्ट एजम्पशन, क्योंकि जो एजम्पशन है कि हम ये काम कर चुका होगा। अब शुड हैव में और मस्ट हैव में डिफरेंस क्या है कि हमें शुड में क्या बोला था हमने कि हमने जो काम पास्ट में करने थे, इसको क्या हो गया अब? सारे बटन ऑन कर दो, चालू हो जाएगा। किसके? वाली ये तो फैन है, ये भी फैन ही है। नहीं, फैन नहीं है, इसको क्या? आज सारी दिक्कत यही है क्या? शुड जो है वो आपके पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन को शो करता है कि मुझे ये काम करना चाहिए था, मुझे उसे पहले ही मना कर देना चाहिए था। ठीक है, बट मस्ट जो है, मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो आपके पास्ट एजम्पशन शो करता है, शायद मतलब वो ये काम कर चुका होगा। इसमें था करना चाहिए था, ये है कर चुका होगा। ठीक है, जैसे तुम वह 2 बजे तक खाना खा चुका होगा, मेरे पास्ट में एजम्पशन ही तो लगा रही हूं ना मैं कि वो खाना खा चुका होगा। ठीक है, अगर अब होगा जो आता है वो फ्यूचर के लिए भी आता है, तो अगर ऐसा आएगा कि वो 2 बजे तक खाना खा चुका होगा तो ये तो पास्ट में है कि 2 तो निकल चुके ना, टाइम तो निकल गया, इसलिए हमें पता चल गया कि पास्ट हो रहा है। ठीक है, अगर वो बोले कि मैं 4 बजे तक वह 4 बजे तक पहुंच जाएगा होगा, तो वो फ्यूचर का आएगा, जाएगा का मतलब फ्यूचर में आएगा। तो वहां पे फ्यूचर के अंदर हम शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, वह बचपन में अल्फाबेट सीख चुके होंगे, यू मस्ट हैव लर्न इंग्लिश अल्फाबेट इन योर चाइल्डहुड। ठीक है, और अगर जैसे अभी मैं बोलूं कि ये जाकर, जैसे कोई छोटा बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, वो जा रहा है स्कूल में, वो सबसे पहले जाकर स्ट्रेट लाइंस बनाना सीखेगा। ठीक है, वो 4 साल तक की उम्र में अल्फाबेट सीख जाएगा। ठीक है, हमारे क्या है, फ्यूचर के एजम्पशन ही तो लगा रहे हैं हम लोग। भाई सीखे ना सीखे, हर एक बच्चे का डिफरेंट लर्निंग पेस होता है,
हम एजम्पशन तो लगा रहे हैं वो 3.5 साल तक की उम्र में, 4 साल तक की उम्र में वो अल्फ़ाबेट सीख जाएगा। तो जहां पर पास्ट के एजम्पशन आ जाएंगे वहां पे मस्ट हैव आ जाएगा, जहां पे फ्यूचर के एजम्पशन आ जाएंगे वहां पे विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैं फ्यूचर का बोलूं, वह 4 साल तक की उम्र में क्या सीख जाएगा? अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीख जाएगा। ही विल हैव लर्नड इंग्लिश अल्फ़ाबेट बाय 4 years या बिफोर 4 years, 4 साल से पहले। इज इट क्लियर? जो फ्यूचर के एजम्पशन को दिखाएगा वहां पे विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो पास्ट के एजम्पशन को दिखाएगा वहां पे मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज इट क्लियर? जैसे ही मस्ट हैव लेफ्ट फॉर हेवनली अब्रॉड, वो शायद अब तक स्वर्ग सिधार चुका होगा। ठीक है, हेवनली अब्रॉड का मतलब है कि वो स्वर्ग सिधार चुका होगा। जैसे आप किसी से, सपोज आपके दादू से आपकी कभी बात हो, अम्मा से बात हो, आपकी अम्मा से, दादी से, तो आपकी अब कभी उनके चाइल्डहुड के बारे में उनसे बात करके देखो। ठीक है, तो चाइल्डहुड के बारे में बात हो तो मेरी एक फ्रेंड थी या मेरा एक फ्रेंड था, वो शायद अब नहीं रहा होगा, शायद, कंफर्म तो नहीं है ना, वो तो अब तक मर चुका होगा। या तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही मस्ट हैव लेफ्ट फॉर हेवनली अब्रॉड। ठीक है, क्योंकि आपके दादू दादी की भी एज काफ़ी हो रही होगी अब तो, जिसके भी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर उनके फ्रेंड थे और वो उनसे भी बड़ा था, तो इस तरह से हम एजम्पशन लगाते हैं, चाहे वो पास्ट का हो चाहे वो फ्यूचर का हो। ठीक है, अब आ जाते हैं सिर्फ हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे। चार बज गए। हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है किसी भी चीज़ का कंपल्शन या मजबूरी है, मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। और ऑब्लिगेशन मतलब मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे काम करना ही पड़ेगा। आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, मेरी जिम्मेदारी है। ऑब्लिगेशंस, जहाँ पे ऑब्लिगेशंस या कंपल्शन हो किसी काम को लेकर, उसे कह वहाँ पे आएगा हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कंपल्शन का मतलब है मजबूरी है, करना पड़ता है या करना पड़ेगा, और ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी मतलब मुझे ये काम करना है। ठीक है, जैसे यू हैव टू वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी है या करनी पड़ेगी। ठीक है, तो शी हैज टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ेगा। दे हैव टू अटेंड द फंक्शन, उन्हें फंक्शन अटेंड करना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ, नहीं, फोर्स है तो ये इंट्रिंसिक ही, बट एक तरह से कहते हैं ना कि जब हमें पता है हमारी जिम्मेदारी क्या है, यार अब मुझे ये काम करना पड़ेगा, लेकिन जो आपको पता है आपका रेगुलर काम है, आपकी जिम्मेदारी है, तो वो तो है। थोड़ा सा इसको आप फोर्सफुली कहीं ना कहीं ले सकते हो, डिपेंड करता है आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, पर इसके अंदर वो नहीं है, ऑर्डर नहीं है, इंस्ट्रक्शंस नहीं है, या फिर एडवाइस नहीं है, इसके अंदर मस्ट से डिफरेंट है ये। अगर शैल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो करना पड़ेगा या करना होगा? दोनों सही है। यू मस्ट स्टडी, यू हैव टू स्टडी। यू मस्ट स्टडी, तुम्हें एडवाइस दे रहे हो फोर्सफुली कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, और यू हैव टू स्टडी, इट्स कंपल्शन, तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें करना पड़ेगा। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दिस, यू आर ऑब्लिगेटेड टू डू दिस। ठीक है, इसमें डिफरेंस बहुत माइनर है, बहुत माइनर है, बहुत मतलब सेंटेंस पढ़ के समझना पड़ेगा, और ऑप्शंस भी ऐसे ही दे दिए जाएंगे सारे, जो सारे ठीक लगेंगे। और कभी क्या करते हो, तुक्का मारते हो, पढ़ के जो अच्छा लग रहा है वो कर जाते हैं, बट यहाँ तुक्के नहीं चलेंगे, ये स्कूल लेवल के एग्जाम नहीं है।
shall have to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और will have to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. shall जो होता है करना पड़ेगा, will have to मतलब करना होगा. shall का मतलब है जबरदस्ती करना पड़ेगा कि ये कंफर्म है. shall का मतलब मैंने पीछे लिखवाया था ना. shall have to नहीं बताया था, shall have बताया था. यहाँ shall have to है, डिफरेंस माइनर है. shall have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसके अंदर. एक दूसरी बात, वो फ्यूचर अजम्पशन दिखा रहा है. यहाँ पे shall have to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ठीक है. shall का मतलब है कंपल्सरी, वो काम करना ही पड़ेगा, मजबूरी है. और will का मतलब है डिटर्मिनेशन है, सर्टेनिटी की हाँ मैं इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हूँ, मैं अंदर से मोटिवेटेड हूँ कि मुझे ये काम करना होगा, मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करना होगा, मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना होगा, मुझे एग्जाम क्लियर करना होगा. आप लोग पढ़ने आ रहे हो तो आप इंटरनली मोटिवेटेड हो ना, एक्सटर्नली मोटिवेटेड थोड़ी ना हो कि आप अगर आईपीएस ऑफिसर बन गए तो पापा आपको आईफोन दिलाएंगे. इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो ना, इंटरनली मोटिवेटेड हो ना कि आपको अपनी लाइफ में कुछ बनना है, अपने पैरों पे स्टैंड होना है ना. तो अब जैसे इसमें आई शेल हैव टू टीच हिम अ लेसन, मुझे इसको पढ़ाना पड़ेगा, मुझे इसको चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, ये चीज समझ में आई. एंड आई विल हैव टू टीच हिम अ लेसन, अब मैं बोलूँ कि मुझे इसको चैप्टर पढ़ाना होगा. समझ में आया. दो, एक है एक्सटेंसिवली मोटिवेटेड और एक है इंट्रिंसिक मोटिवेशन. ठीक है, लिख लो इसके आगे कि इंटरनली मोटिवेटेड विल में है और एक्सटर्नली मोटिवेटेड शैल में है कि भाई मुझे ऑब्लिगेशन के अंदर आके, कंपल्शन के अंदर आके मुझे ये काम करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है. ठीक है, अब आते हैं हैव टू आ गया. अब आते हैं नेक्स्ट हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में यूज हो रहे हैं, दिख रहा है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में. ठीक है, और हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में यूज होगा? पास्ट में. करना पड़ता था. यार मुझे उस टाइम पे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, मुझे उस टाइम पे पानी में भी स्कूल जाना पड़ता था. ठीक है, जो मुझे करना पड़ा. He had to wash the clothes, मतलब मुझे कपड़े धोने पड़ते थे. जब तक वॉशिंग मशीन खराब थी मुझे कपड़े धोने पड़ते थे. ठीक है, हाँ, हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये पास्ट में चलेगा. जो काम मुझे करना पड़ता था, मुझे खाना बनाना पड़ता था, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था. ठीक है, मुझे होमवर्क करना पड़ता था. समझ में आया. ठीक है, मुझे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते थे. इज इट क्लियर? तो ही हैड टू वॉश द क्लॉथ्स, शी हैड टू कुक द फूड, ही हैड टू कंप्लीट द होमवर्क. क्लियर? ही हैड टू गो टू द मार्केट, उसे मार्केट जाना पड़ता था. क्लियर? ये हो गया, हैव टू हो गया, हैड टू हो गया, शेल हैव टू, विल हैव टू हो गया. नेक्स्ट है वुड पे आ जाओ. जब विल सर्टेनिटी दिखाते तो वुड भी क्या दिखाएगा? सर्टेनिटी दिखाएगा वुड. विल और वुड क्या है? दोनों भाई बहन ही है, एक बड़ा एक छोटा है बस. ठीक है, वुड को बड़ा मान लेंगे क्योंकि पास्ट में है और विल प्रेजेंट में है तो उसको छोटा मान लेते हैं हम लोग. तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शो होगा तो प्रेजेंट में सर्टेनिटी दिखाएगी. जैसे गा गेगी, मुझे काम करना होगा, मुझे वहां जाना होगा, वो वहां जाएगी. ठीक है, वुड जो होती है वो प्रेजेंट में भी और पास्ट की दोनों का सर्टेनिटी को बताता है. वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये पास्ट की सर्टेनिटी को भी बताता है, पास्ट हैबिट को भी बताता है और प्रेजेंट की सर्टेनिटी को भी बताता है. ठीक है, ये समझ में आ गया. अब लिखो वुड रेदर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये एक एक लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन में लिखते रहना. जैसे मैं एक बता रही हूँ ये कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं नेक्स्ट बताऊंगी. वुड रेदर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस देन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वुड सूनर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस देन, THAN वाला देन है, देन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वुड प्रेफर प्लस नाउन प्लस टू प्लस नाउन.
नाउन प्लस टू प्लस नाउन, वुड प्रेफर प्लस नाउन, वुड प्रेफर प्लस नाउन, प्लस टू प्लस नाउन, टू, अच्छा टी वुड लाइक टू ऑब्लिक लव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है स्टार्टिंग से आते हैं, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट की हैबिट्स को भी दिखाता है क्योंकि वुड पास्ट में है, पास्ट की हैबिट को भी शो करता है और साथ में प्रेजेंट की जो सर्टेनिटी है, जो काम मुझे करना है या जो काम मुझे करना होगा उसको भी शो करता है। जैसे आई वुड गो देयर, मुझे वहां जाना होगा, ठीक है, तो ये चीज दिखाता है। आई वुड वेक अप, या कुछ भी आप लगा लो सेंटेंस, अ रोज वुड स्मेल स्वीट, तो ये पहले से चलता हुआ आ रहा है, पास्ट की हैबिट है, अभी तक चलता हुआ आ रहा है। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट है, अब ये जो वुड रेदर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस देन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सूनर, वुड प्रेफर, लाइक टू, लव टू, ये सारी चॉइस वाली प्रायोरिटी है। जैसे आप कहीं जाते हो, आई वुड लाइक टू हैव, आई वुड लव टू हैव, ठीक है, आई वुड प्रेफर टी, ठीक है, आई वुड प्रेफर टी, आई वुड लव टी, इस तरह से बोलते हो ना, तो वो क्या आप आई वुड क्या कहते हैं, आई वुड प्रेफर टी रेदर देन कॉफी। इज इट क्लियर कि मैं टी को प्रेफर करूंगा कॉफी से ज्यादा, ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस हैं इसके अंदर क्या बोला है कि हम वुड के साथ रेदर भी लगा सकते हैं, वुड के साथ सूनर भी लगा सकते हैं, प्रेफर भी लगा सकते हैं, बट अगर वुड के साथ हम प्रेफर लगाते हैं तो उसके बाद नाउन आएगा, ठीक है, फिर टू आएगा, फिर एक और नाउन आएगा, ठीक है। आई वुड प्रेफर टी टू कॉफी, ठीक है, टी और कॉफी क्या नाउन है, आई वुड प्रेफर टी, मैं टी को प्रेफर करूंगा किससे, कॉफी से। इज इट क्लियर? और वुड लाइक टू, आई वुड लव, आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, आई वुड लाइक टू हैव टी, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये आपकी चॉइस है, आप किसी भी को भी यूज कर सकते हो इसमें, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो, क्वेश्चन क्या है कि वुड के पास क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। जैसे अ रोज वुड स्मेल स्वीट, तो स्मेल क्या है, इसमें वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जहां पे कोई और वर्ब आपको नहीं दिखाई दे रही है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो वो मेन वर्ब जो होगी वही आपकी वर्ब होगी। अ गर्ल वुड बी शाय बाय नेचर, अ गर्ल वुड बी, तो बी वर्ब की फॉर्म मानी जाएगी, बी इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब। कोई और वर्ब तो दिखाई नहीं दे रही इसके अंदर। वर्ब्स क्या होती है, जो एक्शन में होती है। अ चाइल्ड वुड मेक मिसचीफ, तो मेक क्या होगा इसके अंदर, वर्ब। दिस वॉच वुड बी वेरी एक्सपेंसिव, तो बी क्या होगी, वर्ब। इज इट क्लियर? वुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और मेन वर्ब कौन सी है, बी, मेक, स्मेल। इज इट क्लियर? यहां समझ में आया इतना? अब आ जाओ वर प्लस वुड। वर प्लस वुड जहां पर आ जाएगा वो इम्पॉसिबिलिटी शो करेगा कि जो काम हो ही नहीं सकता, दैट इज इम्पॉसिबल टू डू, इम्पॉसिबल टू कंप्लीट। समझ में आया? वर प्लस वुड वहां पर आएगा जो इम्पॉसिबल है, काम जो हो ही नहीं सकता। जैसे मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर ला सकता हूं, तो बोलने बोलने में अच्छा लग रहा है, बट पॉसिबल है नहीं है। मैं तुम्हारे लिए ताजमहल बनवा सकता हूं, और वो भी एक ऐसा बंदा का है जिसकी अभी तक ढंग से जॉब भी नहीं लगी है। इज इट पॉसिबल? नहीं है। तो जो इम्पॉसिबिलिटी है, जो हो ही नहीं सकता काम, वो वर वुड के साथ आएगा। और हैड प्लस वुड हैव आ जाए, हैड, HAD, हैड प्लस वुड हैव, तो वो शो करता है कि पास्ट में अनफुलफिल्ड एक्शन, कि हमारा पास्ट वाला एक्शन हुआ ही नहीं है, अनफुलफिल्ड है। अब हम ये चीज समझ में आई। अब जैसे हमने पढ़ा था कि यूज टू के अंदर सबसे पहले तो सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट की हैबिट शो करता है। और अगर हम उसके साथ, अगर हम कोई सेंटेंस में आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मैंने वोक अप लग दिया तो सेकंड फॉर्म लगा दी, इस मीन्स वो मेरी पास्ट हैबिट को शो कर रहा है।
अगर मैं लिखूं आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो जब मैंने यूज टू लगाते तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करूंगी कि यूज टू इज यूज टू शो पास्ट हैबिट्स। ठीक है, ये चीज समझ में आई। लिख लो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट लाइन में लिखो वॉज वर गॉट बिकम, ये ऑब्लिक लगा लेना बीच में। V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर गॉट बिकम ये सारे ऑब्लिक लगा लो इनके बीच में, प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। हमने यही पढ़ा है यूज टू के अंदर कि अगर हम कोई, हमने यूज टू के अंदर क्या पढ़ा है, V2 हो गया जो पास्ट एक्शन को शो करेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यूज टू लगा रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी कि यूज टू इज यूज टू व्हाट, शो द पास्ट एक्शन पास्ट हैबिट्स। ठीक है, अब इसके अंदर मैं हेल्पिंग वर्ब लगा दूं वॉज वर गॉट बिकेम, ठीक है, इसके साथ क्या है यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, यही पढ़ा था हमने। अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी तो यही आएगी वॉज वर, यहाँ पे डिड भी आ जाएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव में है तो आएगा डिड। ठीक है, पॉजिटिव में है तो V2 ही रहेगा। इज इट क्लियर? उसके बाद फिर आ जाते हैं, ये जो होता है हमारे सिंगल एक्शन को डिस्क्राइब करता है। ये कौन से एक्शन को डिस्क्राइब करता है? सिंगल एक्शन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, सिंगल एक्शन को। बट वुड की, वुड प्लस की सेकेंड फर्स्ट फॉर्म, वुड भी तो हमारे पास्ट में ही है। वुड क्या है? पास्ट ही तो हैबिट्स दिखा रहा है वुड। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हमारी सीरीज ऑफ हैबिट्स को शो करता है, सीरीज ऑफ एक्शंस या सीरीज ऑफ एक्शंस। ये सिंगल एक्शन को शो करता है, ये सीरीज ऑफ एक्शन शो करता है। इज इट क्लियर? ये सीरीज ऑफ एक्शंस शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, शो करता है, कुछ भी लिख लो। इज इट क्लियर? जैसे एन ओल्ड वुमेन वुड गो टू फॉरेस्ट। ठीक है, एक ओल्ड वुमेन है, ठीक है, और कहाँ जा रही है? फॉरेस्ट जा रही है। इज इट क्लियर? शी वुड कलेक्ट सम वुड। नेक्स्ट सेंटेंस है शी वुड मेक अ बंडल ऑफ इट। एक देखो, अब देखो ये सारे सेंटेंस, फिर शी वुड कैरी इट ऑन हर हेड, ये सारे सेंटेंस ये सीरीज ऑफ एक्शन दिखा रहे हैं कि एक ओल्ड वुमेन फॉरेस्ट जाती है, वहां जाके क्या करती है? वुड कलेक्ट करती है, फिर क्या करती है? उसका बंडल बनाती है और फिर उसको कैरी करके हेड पे घर ले आती है। तो ये जो है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है, वो क्या कर रहा है? एक पूरा सीरीज ऑफ एक्शन ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले वो फॉरेस्ट में जाती है, फिर वो वुड कलेक्ट करती है, फिर उसका बंडल बनाती है और फिर वो घर वापस आती है। इज इट क्लियर? तो वुड जो है वो सीरीज ऑफ एक्शन शो करता है, वुड प्लस। फिर शी वुड सेल इट इन द नियर बाय मार्केट, उसको नियर बाय मार्केट में, जैसे अब आपको देखो, आपको ना कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाएगा या फिर एक पैसेज दे दिया जाएगा फिलअप्स के साथ, पूरी सीरीज शो कर रहा है, उसके अंदर बताओ कौन से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आएगी। इज इट क्लियर? समझ में आया? हाँ, वैसे इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं कि जिसमें सब कुछ एक ही जगह हो। ठीक है, यू वुड अर्न सम मनी, शी वुड अर्न सम मनी, फिर वो कुछ पैसे कमाएगी, और शी वुड एक आउट हर लाइफ, मतलब वो अपनी लाइफ को फिर रन कर पाएगी। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब जो मैंने रैदर वाला कराया था, प्रेफर वाला कराया था, अब उसका आई वुड रेदर डाई देन बेग, मतलब मैं भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद करूंगी। ठीक है, आई वुड रेदर डाई, डाई हमने देखा रेदर के बाद क्या पढ़ा था? वुड रेदर के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर देन आएगा, फिर एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, यही पढ़ा था। तो आई वुड रेदर डाई, डाई इज अ फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन बेग, बेग इज ऑल्सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वुड लाइक टू गो सिक्किम, तो लाइक टू गो के बाद वर्ब आई गो इज अ वर्ब एंड सिक्किम इज अ नाउन, सिक्किम इज अ नाउन। आई वुड रेदर रिमेन अनमैरिड देन मैरी अ फैट, एक मोटे लड़के से शादी करने से अच्छा मैं अनमैरिड ही रहूं। इज इट क्लियर? शी वुड रेदर स्लीप देन वॉच अ मूवी,
वो मूवी देखने से अच्छा सोना पसंद करेगी। शी वुड सूनर गो बाय एयर देन ऑन फुट। सूनर, वुड सूनर के बाद भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर देन है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वो जल्दी जाने के लिए एयर से जाना मतलब बाय प्लेन ज़्यादा पसंद करेगी, ना कि पैरों से। ठीक है, या फिर बाय लैंड के थ्रू, इसका मतलब एक ये भी है कि वो लैंड की बजाय जल्दी जाना है उसको, तो वो लैंड की जगह बाय एयर ट्रैवल करना पसंद करेगी। ठीक है, आई वुड प्रेफर कॉटन टू वुलन। अब देखो प्रेफर आ गया, प्रेफर के बाद नाउन था, नाउन के बाद फिर टू था, फिर एक नाउन था। इज इट क्लियर? अब आपको पास क्वेश्चन पता है क्या आ जाएगा, जैसे आपको ये बोल दिया आई वुड प्रेफर, यहाँ पे आपका ब्लैंक दे दिया, कॉटन टू वुलन। इसमें आपको ऑप्शन दे दिया रेदर, प्रेफर, लाइक, लव। प्रेफर समझ में आया कि कॉटन और वुलन क्या है, नाउन है, और नाउन, दोनों नाउन के बीच में क्या आता है, टू आता है, तो वहां पे क्या आएगा, प्रेफर। समझ में आया मैंने वो चीज क्यों लिखवाई? सूनर है, सूनर के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेफर है नाउन, वर्ब की टू प्लस नाउन। लव है, लाइक है, नाउन टू नाउन। फिर रेदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आई? अब वर और वुड के एग्जांपल्स देख लेते हैं। वर वुड में हमने क्या देखा था कि इम्पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। वर वुड इज यूज्ड टू शो द इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, इसके अंदर इसका लिखो, दो क्लॉज होंगे इसके अंदर, प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज जो स्टार्ट होगा इसके अंदर, अगर देखो जब किसी चीज की पॉसिबिलिटी जीरो के बराबर है, इम्पॉसिबल है, तो उसके अंदर हम इफ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इफ इट विल रेन टुडे। ठीक है, अब इसके लिखो पहले इफ प्लस सब्जेक्ट, इसका जो सेंटेंस, अब इसका फॉर्मेट क्या है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर। ठीक है, अब इसके अंदर जो वो है ना सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर, कोऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर देखो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वो सॉरी वर, फिर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कंप्लीट होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, फिर प्लस करेंगे सब्जेक्ट प्लस वुड। वर यहां जाएगा तो वुड सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर जाएगा, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वुड के साथ होती है। वुड के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शो करेगा तो मतलब क्या कर रहा है, सीरीज ऑफ एक्शन दिखा रहा है वो। ठीक है, अब एग्जांपल, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया आई वुड इम्प्रूव। अगर मैं इंडिया की पीएम होती, प्राइम मिनिस्टर होती, तो मैं इंडिया को इम्प्रूव कर देती, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? पॉसिबिलिटी है। If I were an astronaut, I would pick the stars and moon. जो पॉसिबल नहीं है, तुम एस्ट्रोनॉट होकर भी नहीं ला सकते हो, है पॉसिबल। ठीक है, if I were went to space या go to space, अगर मैं स्पेस में जाऊंगा तो क्या करूंगा, चांद तारे तोड़कर ले आऊंगा, जो पॉसिबल नहीं है। ये डैश इन द सेंस कि सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, जैसे ये है ना, इफ आई वर पीएम ऑफ इंडिया, फिर क्या था, आई वुड इम्प्रूव। तो ये जो था ना, ये ऑब्जेक्ट के लिए स्पेस। ठीक है, इफ आई वर सब्जेक्ट, ये क्या है, वर लगा दिया, पीएम ऑफ इंडिया। इफ आई वर हूम, इफ आई वर हु या हुम, तो ऑब्जेक्ट का आंसर कर रहा है आई वुड इम्प्रूव। अगर मैं इंडिया का पीएम होती तो मैं इम्प्रूव करती इंडिया को। इज इट क्लियर?
इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट द पुअर पेशेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं पुअर पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देती। ना मैं डॉक्टर हूं ना मैं ट्रीटमेंट दे सकती हूँ, पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है। इफ शी वर अ बिजनेसमैन शी वुड रन द फैक्ट्री। अगर वो बिजनेसमैन होती, अगर वो बिजनेस वीमेन होती तो वो एक फैक्ट्री रन कर रही होती, जो पॉसिबल नहीं। ना वो बिजनेस वीमेन है ना वो फैक्ट्री रन कर रही है। इज इट क्लियर? समझ में आया? जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर वर यूज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर वुड यूज होगा। ठीक है। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को क्या कर रहा है, कंप्लीट ही तो कर रहा है। कौन सा क्लॉज? प्रिंसिपल क्लॉज। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो देखा जाए तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? इज इट क्लियर? नेक्स्ट हैड प्लस वुड की वुड हैव, जो हमने पढ़ा था। नेक्स्ट यही पढ़ा था, हैड प्लस वुड हैव। हैड प्लस वुड हैव जो होता है वो हमारे हैड यूज होता है पास्ट के लिए, और वुड हैव हमने पढ़ा था पीछे किस लिए यूज होता है? हमारे अनफुलफिल्ड एक्शंस के लिए, जो पास्ट में हमारे एक्शंस पूरे नहीं हुए उनके लिए। इसके अंदर क्या है, ये भी इफ से ही शुरू होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पास्ट में अनफुलफिल्ड एक्शंस फुलफिल नहीं हुए। बट ऐसा नहीं हो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो हो सकते थे बट मैंने करे ही नहीं ना वो। ठीक है। इसके अंदर भी प्रिंसिपल क्लॉज इफ से शुरू होगा, इफ प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है अगर टेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। फिर ऑब्जेक्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, क्योंकि ये चीज दिखाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। क्या दिखाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज दिखाएगा हमारे, प्रिंसिपल क्लॉज दिखाता है जो एक्शन हमें करना चाहिए था, और सबऑर्डिनेट क्लॉज वो दिखाएगा जो हम नहीं कर सके। ठीक है। मतलब जो एक्शन हमें करना चाहिए था पर हमने नहीं करा, पास्ट के जो एक्शंस जो फुलफिल होने चाहिए थे वो ये दिखाएगा प्रिंसिपल क्लॉज, और जो फुलफिल नहीं हुए अनफुलफिल्ड एक्शंस है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज दिखाएगा। तभी देखो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है, जो काम होना चाहिए था पर वो काम, जो काम होना चाहिए था वो आएगा। फिर जो काम होना चाहिए था पर वो काम नहीं हुआ, हमने देखा था वुड हैव, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मे हैव, माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सारे हमने क्या देखा था? मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखा था हमने, ऑट टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सारे क्या करते हैं? हमारे पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन को शो करते हैं। यहाँ पे शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, वुड हैव आ जाए, कुड हैव आ जाए, और क्या आएगा? माइट हैव आ जाएगा, मस्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो पास्ट अजम्पशन को दिखाता है। शेल हैव या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो फ्यूचर अजम्पशन को दिखाता है। ये दिखाता है एक्शंस को, अनफुलफिल्ड एक्शन और अजम्पशंस डिफरेंट होती है। इज इट क्लियर? देखो वुड अनफुलफिल्ड एडवाइस को दिखाता है, यस और नो? एडवाइस को दिखाता है। कौन से एक्शंस? वुड किस लिए यूज होता है? सर्टेनिटी को दिखाने के लिए। अनफुलफिल्ड एक्शंस जो सर्टेनिटी थी बट हमने नहीं करा, अनफुलफिल्ड एक्शंस ऑफ सर्टेनिटी, पास्ट एक्शन, सर्टेनिटी को दिखाता है वुड। ठीक है। शुड दिखाता है एडवाइस, यहां पे मैं एडवाइस लिख रही हूं, अनफुलफिल्ड लिख लेना अपने आप। कुड हो गया एबिलिटी को शो करते हैं हमारी, और माइट पॉसिबिलिटी को। पॉसिबिलिटी को शो करता है। इज इट क्लियर? ये वाला हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल क्लॉज और ये वाला हो जाएगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज टेंस बताएगा कि जो काम हमारा होना चाहिए था, और सबऑर्डिनेट क्लॉज वो बताएगा कि वो काम नहीं हो पाया।
ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल लिख लो पहले, उसके फिर एग्जाम्पल बता रही हूँ। गौरव कौन सा नॉट पॉसिबल बता रहे हो आप? हो गया। अब एग्जाम्पल्स, इफ आई हैड गॉन मार्केट आई वुड हैव बॉट समथिंग। इफ आई हैड गॉन मार्केट, एग्जाम्पल्स देखो, अब इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। इफ से स्टार्ट करेंगे, आई सब्जेक्ट, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इफ आई हैड गॉन मार्केट, वेयर, मार्केट, ठीक है। फिर क्या है, आई वुड, सब्जेक्ट हो गया, आई वुड हैव बॉट, I would have bought something या some fruits। ठीक है, अगर मैं मार्केट जाता तो मैं कुछ फ्रूट्स ले आता। ठीक है, सर्टेनिटी है, अगर जाता तो लेकर ही आता है ना, सर्टेनिटी शो कर रहा है। इज इट क्लियर? ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज और ये हो गया कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज दिखा रहा है, सॉरी, प्रिंसिपल क्लॉज दिखा रहा है कि अगर मैं जाता तो मैं लेकर आता। ठीक है, इफ यू हैड रिटन द लेटर आई वुड हैव पोस्टेड इट। अगर तुम लेटर लिख चुके हो तो मैं उसको पोस्ट कर देता हूँ। अगर तुमने लेटर लिख लिया होता तो मैं उसको पोस्ट कर देता। ठीक है, जो काम होना था बट हुआ नहीं है, अनफुलफिल एक्शन। इफ आई हैड गॉन टू करोल बाग आई वुड हैव परचेज्ड अ रिंग। अगर मैं करोल बाग जाता तो मैं एक रिंग खरीद कर लाता या लाती। ठीक है, मतलब एक्शंस थे किसके, पास्ट के थे, जो करने थे बट करे नहीं है। इज इट क्लियर? अगर वो वहां जाता तो ये काम करके लाता। ठीक है, अगर तू चली जाती वहां पे तो ये काम भी हो जाता, ये काम करके ले आती। ठीक है, बोलते हैं ना घर वाले कि वहां मार्केट चली जा, बैंक चली जा, यहाँ चली जा, वहां चली जा, होता है। तो अब समझ में आया, इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में हमारा एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, और डिफरेंस रह गए कुछ छोटे छोटे से। यहाँ पे बेसिकली मॉडल्स में यहीं पे खत्म हो गया, और जो मैंने आपको जो सेमी मॉडल्स वर्ब्स थी, नीड और डेयर वाला, एक वो रह गया। मेन मॉडल्स हमारे कंप्लीट हो गए, यहाँ पे सेमी मॉडल्स रह गए, जो क्लास वाइज नेक्स्ट लगेगी उसमें हम कर लेंगे कंप्लीट। यहाँ तक किसी को डाउट है पहले ये बताओ, पूरी नोट्स देख लो एक बार। हमने अब तक पढ़ा है कुड, शुड, कुड एबिलिटी को शो करता है, वुड सर्टेनिटी को शो करता है, शुड एडवाइस को शो करता है, और ऑट टू जो है वो ऑब्लिगेशंस को शो करता है। ठीक है, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं। मस्ट जो है वो क्या शो करता है कि हमें फोर्सफुली एडवाइस इंस्ट्रक्शंस को शो करता है। और क्या पढ़ा है हमने, मस्ट हैव जो है वो पास्ट अजम्पशन को शो करता है। विल हैव प्लस शैल हैव, विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो किसको शो करती है, फ्यूचर अजम्पशन को शो करती है। वुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन को शो करता है। यही पढ़ा है बस हमने अब तक। ठीक है, और नॉर्मली आपके जो प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में हम लोग तो पढ़ते ही आए हैं वो। इज इट क्लियर? सब समझ में आ गए यहाँ तक? ओके, थैंक यू क्लास।